सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा का समाधान करने जा रहा हूँ और बहुत क्रांतिकारी और रुचिकर भी है। जिज्ञासा यह है कि क्या जैविक विकास के समसामयिक प्रमाण कोई है? जैविक विकास का सिद्धांत जो है वो जो डार्विन ने दिया था, तो उसका जो फॉसिल्स वगैरह जो होते हैं भिन्न भिन्न तलों पर खुदाई करके और फिर उसको मिला करके उसका एनालिसिस किया जाता है कि इसमें क्या एक कंटिन्यूटी बनती है, और एक प्रोजेक्शन किया गया कि भाई इस तरह से मनुष्यों का विकास हुआ या किसी भी प्राणी का विकास हुआ। जैसे होमोसेपियंस कैसे आया, होमो इरेक्टस से आया, होमो इरेक्टस जो है, और जो निएंडरथल मैन है उन सब से आया। इस तरह से एक क्रोनोलॉजी बनाई गई है, परंतु ये जो है ये रियल टाइम फ्रेम में है नहीं, इसको तो होते देखा नहीं किसी ने। तो बस ये क्या एक अनुमान ही है कि वहाँ से इस तरह से विकास होकर के यह बना और उससे यह बना, इस तरह से यह बना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एंथ्रोपोलॉजिकल जो हम लोग को फॉसिल्स मिले, किसी की खोपड़ी मिली तो किसी के पैर मिले तो किसी के हाथ मिले तो उंगलियाँ मिली, जबड़े मिले, तो उसके आधार पर जो है वो निकालने की कोशिश की गई कि इतना इसका ब्रेन ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी क्षमता इतनी होगी। तो एक कंटिन्यूएशन निकाला गया कि दांत ऐसे हैं तो जबड़ा ऐसा है। तो इस तरह से एक प्रोजेक्शन किया गया कि ये ऐसे चलता होगा तो ये झुक के ऐसे चलता होगा। तो यह रियल टाइम इवोल्यूशन तो हुआ नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, तो बस वैज्ञानिकों का एक अनुमान था। इस आधार पर जो है यह जो जैविक विकास है यह एक थ्योरी है। हालांकि कोई भी जो थ्योरी बनती है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं, तो कुछ लॉजिक भी दिए गए, लेकिन इस थ्योरी के विरुद्ध में भी कुछ लॉजिक आए, तो इसलिए यह पूर्णतः मान्य नहीं हो पाया। और यह जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है ये तो बहुत जगह सिलेबस से भी हटा दिया गया, पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि यह पूरे प्रमाणित है नहीं, इसलिए पूरा साइंटिफिक है नहीं। लेकिन अभी इधर कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हैं जिससे कि फिर जो रियल टाइम में इवोल्यूशन देखा गया। तो अब कई पीढ़ियों, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबा किसी का लाइफ स्पैन होता है, मनुष्य की तो इतनी औसतन जो है 80 वर्ष के आसपास की मान लीजिए कि आयु होती है मनुष्य की, तो उतना लंबा समय कैसे इवोल्यूशन टेस्ट हो सकता है? इवोल्यूशन जो है हजारों लाखों वर्षों में विकसित होते हैं, तो वह जो है देखना वह संभव नहीं है रियल टाइम। लेकिन रियल टाइम में इवोल्यूशन को देखना संभव वैज्ञानिकों ने किया। तो किस में किया? जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, बहुत तेज़ी से विभाजित होते हैं, तो उनकी कई पीढ़ियाँ कुछ दिनों में ही कई हजारों पीढ़ियाँ तैयार हो जाती। तो बैक्टीरिया में और उसी तरह से ईस्ट होता है, तो ईस्ट में भी यानी ये फंगस जो है, तो उसमें भी यह विभाजन जो है नए नए सेल्स जो है ये बनने का कई पीढ़ियाँ बहुत कम समय में बन जाती हैं। तो उसमें वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया तो पाया कि ऐसा है। तो मैं उसी विषय में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप रिचर्ड लैंस्की नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी के। इन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें कि ई कॉली बैक्टीरिया जो है उसके पॉपुलेशन को लेबोरेटरी में
ग्रो किया। तो ई कोली बैक्टीरिया तो बहुत तेज़ी से विभाजित होती है, तो बहुत तेज़ी से विभाजित हो गई तो उसमें यह देखा गया कि मतलब कई दिनों के बाद यह पाया गया कि उसकी जो बाद की जो आबादी है तो करीब 75% जो उसकी आबादी थी उसमें कुछ नए तरह के डीएनए आ गए थे। तो नए तरह के जो जेनेटिक मटेरियल उसमें आ गए थे तो यह पाया गया कि इसमें तो नया डीएनए इवॉल्व हो गया, बन गया, और पुराने डीएनए कुछ थे वो हटा दिए गए, यानी उसको आबादी ने हटा दिया था। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो है इस तरह से विकसित हो जाता है डीएनए, और पुराने जो हैं जो कि उस पॉपुलेशन ने, उस आबादी ने देखा कि हमारे लिए जो ये सही नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उसको हटा दिया। तो वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो था उसको डिलीट माना गया और नए जेनेटिक मटेरियल उसमें आ गए। तो यह देखा गया ये 25,000 जो उसकी जो पीढ़ी थी उसके बाद यह पाया गया। 25,000 पीढ़ी तक वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा था, तो उसमें यह मिला। तो इससे पता चलता है कि डीएनए का इस तरह से विकास हो गया आबादी। अब एक नया प्रयोग फिर किया गया अलग ढंग का, वो ईस्ट में किया गया, और सैक्रोमाइसेस सेरेविसिए नाम से एक ईस्ट है, उसमें यह किया गया, और विलियम रैडक्लिफ ने इसको किया था। तो इसमें यह देखा गया कि जो यह पॉपुलेशन है ईस्ट की, जो फफूंद होता है, तो इसमें यह देखा गया कि यह भी बहुत तेज़ी से विभाजित होता है। तो इसमें 60 दिन तक लगातार इसको विभाजित, मतलब कि इसकी आबादी को बढ़ाया गया, और इसमें पेप्टोन और डेक्सट्रोज नाम का सॉल्यूशन में इसको ग्रो किया गया था 30 डिग्री तापमान पर, यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो है उस पर यह किया गया। तो इसमें देखा गया कि यह जो है एक इस तरह से, जिस तरह से बर्फ़ के वो जम जाते हैं ना, उस तरह से, यानी क्लस्टर बन गया था। यानी एक जो ईस्ट की जो कोशिका होती है एक से, तो कई सारे मिल करके ज्वाइंट हो गए थे, क्लस्टर बन गए थे, यानी एक मल्टी सेलुलर टाइप का, पूरा तो मल्टी सेलुलर नहीं लेकिन मल्टी सेलुलर टाइप का वो बन गया था, जो कि लगता था कि मल्टी सेलुलर जैसा ही है लेकिन उसके जैसा बन गया था, सट गए थे आपस में, और उसमें कुछ जो है वह फ्लो भी हो रहा था, लेकिन थोड़े से वो हो करके उसके बाद फिर वो होना रुक गया था, यानी उसका फिर जो है विकास फिर नहीं हो रहा था, वो रुक गया था। इस तरह से मल्टी सेलुलर का तो ऑब्जर्वेशन हो गया विलियम रैडक्लिफ के द्वारा कि इस तरह से हो सकता है। तो अब इसको फिर से एक दूसरे जो साइंटिस्ट थे जी ऑजन बॉज्डेक नाम से एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उसमें क्या किया कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन कर दिया, क्योंकि जो पुराना जो धरती जब पहले थी अपने पुराने समय में, तो उस वक्त ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम रही होगी, तो उस स्थिति में उसको मतलब उस कंडीशन में पहुंचा दिया ताकि जो है उस वक्त क्या हुआ होगा यह जानने के लिए ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया गया कि उसमें देखा जाए क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन का स्तर जब वहाँ पर कम कर दिया गया तो यह देखा गया कि ये जो ईस्ट है इसने जो वास्तविक अर्थ में जो मल्टी सेलुलर होता है वैसा हो गया, यानी ये यूनिसेलुलर जो था सैक्रोमाइसिस वो जो है मल्टी सेलुलर में बदल गया। तो मल्टी सेलुलर का एकदम लेबोरेटरी की कंडीशन में बिल्कुल ही रियल टाइम में विकास देख लिया गया कि यूनिसेलुलर कैसे मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला, 4,50,000 कोशिकाओं वाला मल्टी सेलुलर बन गया सिर्फ 600 दिन में।
तो यह एक बहुत बड़ा प्रमाण हो गया। और वहाँ पर जो है तो जो ऑक्सीजन की जो मात्रा कम कर देने से इस तरह से हो गया। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो गई तो यही माना गया, वैज्ञानिकों ने माना कि ऑक्सीजन के कम मात्रा को सरपास करने के लिए उसके हिसाब से अपने को डेवलप किया, उसके प्रेशर में अपना विकास कैसे प्राणी ने किया होगा, यही कंडीशन उसने दिखलाया। तो वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर जो है जो भोजन हम लोग है तो जो हम लोग पचाते हैं कोई चीज़ को, जो भोजन हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, दो तरह का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यहाँ श्वसन प्रक्रिया जो है हमारी, जिससे कि हम लोग भोजन बनाते हैं, तो एरोबिक और एनारोबिक होता है, ये देखा जाता है। तो मनुष्य जो है ये सब जो है एरोबिक लेते हैं, यानी ऑक्सीजन के जरिए जो है वो ऊर्जा ले करके हम लोग अपना काम चलाते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन जो है वो एनारोबिक होता है। तो उसमें ईस्ट है, तो उसमें देखा गया कि इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, यानी बिना ऑक्सीजन के ही उन लोगों ने अपना वो श्वसन प्रणाली विकसित कर ली थी और उससे जो है ऊर्जा लेने की क्षमता विकसित कर ली थी। तो यह प्रक्रिया देखा गया। तो इससे जो है उस इवोल्यूशन का वह जो है उसका ये प्रमाण, जीवंत प्रमाण, वास्तविक प्रमाण इसी को माना जाएगा। ये थ्योरी नहीं बल्कि यह साइंटिफिक एविडेंस हो गया, एक तरह से प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से अब पहली कोशिका कैसे बनी होगी, तो हालांकि पहली कोशिका 100% तो नहीं बना पाए उस तरह से, लेकिन अभी तो खैर प्राइमरी रिसर्च है। तो लेकिन इस प्राइमरी रिसर्च में भी यह पाया गया कि कोशिका बनाने में वैज्ञानिक सब सफल हो गए। इनऑर्गेनिक मटेरियल से कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल बन गया, किस तरह से पहली कोशिका बन गई, तो इसका भी ग्लासगो यूनिवर्सिटी में लेरॉय क्रॉमिन ने इसका प्रयोग किया और उसमें उन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें कि ऑक्सीजन और कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड ले करके, जो कि पॉजिटिव आयंस का सॉल्यूशन एक तरह से था, और पॉलीऑक्सो मेटालेट क्रिस्टल और टंजस्टन और मोलिब्डेनम से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का सॉल्यूशन लेकर के दोनों को मिक्स करके और उसको मिक्स करके देखा, तो उसमें पाया कि एक थिन पतला सा एक मेम्ब्रेन बन गया, थिन लेयर बन गया है, जिसके जरिए आयन का फ्लो हो रहा है, जैसे कि ओरिजिनली में ये होता है। कोई भी जो सेल होता है तो उसमें जिस तरह से आयन का बहाव होता है, तो उस तरह से देखा गया कि इसमें भी आयन आ रहे हैं, जा रहे हैं उस मेम्ब्रेन के जरिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा वो हुआ। इन लोगों ने इसको इनऑर्गेनिक केमिकल सेल का नाम दिया। फिर उसके बाद से इसी से जो है उन्होंने एक फिर थ्योरी दिया, अभी तो उसको सिद्ध नहीं किया है, कि प्रोकैरियोटिक सेल बन गया और उसी से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बन करके फिर यूकैरियोटिक सेल बन गया है। तो यह जो है एक अभी एक हालांकि यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर का तो स्पष्ट प्रमाण आ गया, लेकिन इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल और फर्स्ट सेल बनने का अभी हाफ ही आप समझ सकते हैं कि आधा ही प्रमाण मान। लेकिन भाई विज्ञान का है, प्रयोग तो चल रहा है, प्रयोग होते रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ संकेत तो उधर से आ रहे हैं। तो इस तरह से जैविक विकास का जो क्रम है वह कुछ कुछ प्रमाणित होता जा रहा है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।